हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कॉम्पिटिशन एकेडमी में। जल्दी से आप सब हमारी क्लासेस में जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से नोट आप तैयार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में चंबल नदी किया था, हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने दो नदियाँ बहुत अच्छे से कर ली थी, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, नर्मदा और चंबल नदी। तो हमने लास्ट क्लास में चंबल नदी पढ़ा था। तो आपसे कुछ प्रश्न हो जाए, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी बता दीजिएगा, चंबल नदी जो हमारी चंबल नदी है मध्य प्रदेश में, इसकी कुल लंबाई कितनी है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है चंबल नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई। और साथ ही साथ आपको बताना है, दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे, जिससे और बहुत ज़्यादा आप लोगों को एमपी के एग्जाम में, मध्य प्रदेश के पेपर में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनमें से एक नदी है बेतवा नदी। मैंने पहले बताया बहुत प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से उत्तर देने के बाद हम फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए। आप सभी भी जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फिर हम अपनी आज की नदी पढ़ रहे हैं। आज हमारे टॉपिक है बेतवा नदी, और भी कुछ नदियाँ पढ़ेंगे आज की क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है नदियाँ, आप लोगों को भी पता होगा कि नदियाँ मैंने बताया ना, आप लोग कोई भी पेपर उठा के एक बार देखेंगे तो आपको नदियों से रिलेटेड प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप पीसीएस कर रहे हैं, आप एसआई कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, या कोई भी आप एमपी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को नदियाँ कि हर एक टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए, और वो भी अच्छे से। हाँ, नदियाँ आप लोग अगर एग्जाम के पहले आप लोग वन फैक्ट पढ़ लेते हो कि नदियाँ में ऐसा वैसा, तो फिर जरूर कहीं ना कहीं से प्रश्न छूट जाते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे से डिटेल से कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को कोई भी एग्जाम होगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ ऐसे मध्य प्रदेश का मैप है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मैंने बताया ना, मैप बनाना आप सभी को आना चाहिए। मैप बनाओगे तो ये रहेगा, आप लोगों को पता रहेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कुछ ऐसे करके आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी को। चलिए एमपी की आज की नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बेतवा नदी जो है हमारी बहुत ही प्रदूषित नदी है, बहुत ही गंदी नदी है। और इसको सफाई के लिए अभी तक सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं की है। मतलब बड़ी बड़ी नदियों का संरक्षण हो रहा है, रख रखाव हो रहा है, पर बेतवा नदी पे अभी इतना सरकार ने कोई वैसी योजना कुछ मतलब इतना इसका संरक्षण नहीं किया। बहुत प्रदूषित नदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी हमारे बुंदेलखंड एरिया के लिए है। आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र है। जो हमारी टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना का कुछ हिस्सा है, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। अगर आप लोगों ने भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश का नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी आप लोग जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा मालवा का पठार है, कौन सा बुंदेलखंड है, कौन सा हमारा सतपुड़ा मेका स्टडी है। तो आप लोग एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, एक तरह से जीवनदायिनी मान सकते हैं। जैसे नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी नदी है, उसी तरह से बेतवा नदी हमारे बुंदेलखंड एरिया के लिए जीवनदायिनी नदी है। यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बेतवा नदी को पहला फैक्ट आप लोग को यहीं से निकल के आ जाएगा कि बेतवा जो नदी है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, और बुंदेलखंड की नदी के लिए बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड, ये वाला एरिया लगभग आता है हमारा अशोकनगर, गुना। चलिए तो फिर बेतवा नदी स्टार्ट करते हैं। बेतवा नदी में हम पहले उद्गम जानेंगे, ये कहाँ से निकलती है। तो हमारे लगभग सेंटर में भोपाल है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे रायसेन जिला है। आप लोग मैप में देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये रायसेन के एक कुमरा गांव से कहाँ से निकलती है, बेतवा नदी का उद्गम पढ़ रहे हैं हम लोग, उद्गम। तो आप लोग मैप में ही देखिएगा, कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव
आप लोग मैप में देखेंगे भोपाल के थोड़े से नीचे पे रायसेन है, तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है ये और लगभग ऐसे उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए लगभग ऐसे जाते हुए ये उत्तर प्रदेश में दिख रहा है आप लोगों को? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और इधर से ऐसे उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते उत्तर पूर्व क्षेत्र में दिशा में प्रवाहित होकर बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, एक स्थान होगा हमीरपुर, वहां पर जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? याद रखिएगा, यमुना नदी से। याद होना चाहिए कि कौन सी नदी किस नदी में यमुना नदी में। याद रखिएगा। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती हुई ये लगभग ऐसे यहाँ पर विदिशा में प्रवाहित होती है। सागर, इसके नीचे पे सागर है, सागर विदिशा होते हुए लगभग ये अशोकनगर, यहाँ पर आप लोग को अशोकनगर दिखेगा, अशोकनगर, गुना का क्षेत्र, फिर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में झांसी, ओरछा, अपना ओरछा ये टीकमगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर टीकमगढ़ वाले एरिया में। तो लगभग इन सब क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए, इन जिलों से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जगह पर यमुना नदी पर मिल जाती है। तो आप लोग को इतना जानना है कि कहाँ से उद्गम होता है। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होती है, कुमरा गांव से निकलती है और लगभग इस दिशा में आप लोग को कौन कौन से क्षेत्र को टच कर रही है दिख रहा है आप लोग को? कोई डाउट है? सागर, विदिशा, ये फिर सागर आपके विदिशा से निकलेगी, अपनी विदिशा से गुजरेगी, जो हमारा विदिशा जिला है, सागर से गुजरी, विदिशा से गुजरी, अशोकनगर, गुना, इन सब क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यमुना नदी में हमीरपुर स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये हमारी बेतवा नदी हो गई। तो आप लोग को इसका डायरेक्शन पता चल गया कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही, उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। देखिए इसका ऐसा दिशा है, इतना आप लोगों को पता चला, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं कि इसमें बेतवा नदी में जो इसकी कुल लंबाई है ये कितनी है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इस बेतवा नदी की। तो इस नदी की, बेतवा नदी की 480 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई, ये टोटल लेंथ है, ठीक है। ये टोटल कुल लंबाई 480 किलोमीटर और इसकी टोटल लेंथ है और मध्य प्रदेश में हमारी 380 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 380 किलोमीटर। दिख रहा है? कोई डाउट? टोटल लेंथ अगर पूछ लेंगे, देखिए दो तरह से प्रश्न आते हैं नदियों में, लेंथ में बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो पहले अगर बेतवा नदी की कुल लंबाई पूछेगा, जब बेतवा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो आप लोग क्या सही टिक करोगे या लिखोगे? 480 किलोमीटर। अगर आ गया मध्य प्रदेश में बेतवा नदी की कुल लंबाई, तो आप लोग क्या लिखोगे? 380 किलोमीटर में टिक करोगे। बेतवा नदी 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई, और कुल लंबाई अगर मध्य प्रदेश को नहीं लिखा, अगर बोला बेतवा नदी की कुल लंबाई, तो आप लोग को 480 में टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो कितना है? आप लोगों को अपवाह तंत्र और जल ग्रहण क्षेत्र बताया था, आप लोग को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए 43,895 वर्ग किलोमीटर में, 43,000 यहाँ पर लिख देती हूँ, 43,895 वर्ग किलोमीटर में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब इतने क्षेत्र में प्रवाहित होती है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? नोट कर लीजिए, 43,895 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में 30,217 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में 30,000, मध्य प्रदेश में नोट करें 30,217 वर्ग किलोमीटर, 30,217 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतना नोट हो गया। इसकी टोटल जल ग्रहण क्षमता 43,895 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 30,217 वर्ग किलोमीटर है। नोट हो गया इतना। चलिए ये इतना आप लोग नोट कर लिए। अब इसमें बहुत सारी आकर के सहायक नदियाँ मिलती हैं, और बेतवा नदी को और किस नाम से जानते हैं वो भी हम जानते हैं। चलिए तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख दूंगी, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो एक बार फिर मैं बता दूंगी। पहले हम यहाँ पर अन्य नाम जानते हैं, इसके और दूसरा क्या नाम है, किस नाम से और हम जानते हैं बेतवा नदी को? अन्य नाम, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न आ जाता है। अगर प्रश्न आ गया बेटवती
और अगर प्रश्न आ गया इनमें से किस नदी का अन्य नाम बेत्रवती भी है, या शिव की पुत्री, या शिव की पुत्री, बेत्रवती, शिवपुत्री, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेतवा नदी का है। हाँ, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर मैंने बोला कि शिव की पुत्री और एक नाम मैंने लिखा है नर्मदा नदी का अन्य नाम शिवपुत्री, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैम कि आप तो नर्मदा नदी पर बताए थे, अब बेतवा नदी पे बता रहे हो कि शिवपुत्री। तो देखिए जो बेतवा नदी है इसका मैं क्या बोल रही हूँ, शिव की पुत्री। अगर शिव की पुत्री, अगर शिव की पुत्री आया, शिव की पुत्री, शिव की पुत्री, दिख रहा है आप लोग को, कोई दिखने पे दिसो नहीं है, तो शिव की पुत्री अगर आया तो वो बेतवा नदी है। और लेकिन शिव पुत्री, ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर कर दूं मैं, शिव पुत्री, अगर शिव पुत्री आया तो ये नर्मदा नदी का नाम है। देखिए कितना मैच कर रहा है, पर तो शिव की पुत्री बेतवा नदी, शिव पुत्री नर्मदा नदी का अन्य नाम है, ये दूसरा नाम है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या नाम है हम देखेंगे। हम किस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी में शिव की पुत्री बेत्रवती, बेत्रवती अगर कहीं पे लिखा आ गया कि बेत्रवती नदी की कुल लंबाई, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये किस नदी के बारे में बोल रहे हैं, बेतवा नदी। बेस, जो बेस नदी, बेस जो है ये भी बेतवा नदी का अन्य नाम है, या बेतवा नदी को इस नाम से जानते हैं। कौन कौन से हो नाम हो गए, बेत्रवती, शिव की पुत्री, बेस, विंध्याटवी, एक नाम और है विंध्याटवी, ये विंध्याटवी जो है ये आपका बेतवा नदी का ही नाम है। तो अन्य नाम में आप लोग शिव की पुत्री, बेतवती, बेस, विंध्याटवी, ये सारे जो नाम है हमारे बेतवा नदी के हैं। किस नदी के हैं, बेतवा नदी के। नोट कर लीजिए, अगर आ गया कि बेस इनमें से किस नदी का अन्य नाम है, किस अन्य नदी को इस नाम से पुकारते हैं, तो सही आंसर होगा बेतवा नदी, बेस बेतवा नदी। विंध्याटवी भी आप लोगों को बेतवा नदी को ही कहा जाता है, बेतवा नदी का ही दूसरा नाम विंध्याटवी। नोट कर लीजिए, बेत्रवती, शिव की पुत्री, बेस, विंध्याटवी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप करके ये अन्य नाम हो गए, दूसरे नाम हो गए बेतवा नदी के। आप लोग को बताया कि बेतवा नदी जो बुंदेलखंड है, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़ इधर से प्रवाहित होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा बुंदेलखंड के लिए एक तरह से जीवनदायिनी नदी है। ये मतलब ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और यमुना नदी में मिलने वाली, यमुना नदी की सहायक नदियों में ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। बेतवा नदी को है तो ये बहुत, अगर आ गया प्रश्न इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, तो अगर बेतवा ऑप्शन में रहेगा तो राइट आंसर बेतवा होगा। तो सबसे प्रदूषित नदी है, आप लोग को याद रखना है प्रदूषित नदी, एक तो इसको प्रदूषित नदी और दूसरा मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। एक अच्छा सा फैक्ट ऐसे रेड डॉट पेन से डॉट क्या करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और मध्य प्रदेश की हमारे एमपी की मध्य प्रदेश की गंगा, इनमें से कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, तो वो हमारी कौन सी नदी है, बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को, हाँ। अब बहुत बच्चे डाउट हो जाएंगे, बहुत बच्चे इस बात में डाउट हो जाएंगे कि नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है, तो शायद अगर नहीं पढ़े रहोगे तो आप लोग को यहीं से फिर दिमाग ऐसे क्वेश्चंस बना लेता है, अपने से आंसर ढूंढ लेता है। तो आप लोगों को इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, हर नदी को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ताकि आप लोग जान सको कौन से फैक्ट क्या है, कौन से राइट आंसर होंगे। तो जो बेतवा नदी है तो बहुत प्रदूषित नदी, पर ये मध्य प्रदेश से गंगा कहलाती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से गंगा है, तो बेतवा नदी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देख लेंगे, अन्य नाम हमने जान लिया, अब हम बेतवा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। सहायक नदियाँ, चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, चलेगा, चलिए यहीं पे लिख देती हूँ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, देखिए यहाँ से सागर जिले से, यहाँ से बीना नदी आती है, सागर यहाँ से बहती है बीना, तो यहाँ पर आकर के ये भी मिल जाती है बीना, धसान, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो गई, देखिए बीना, धसान, दिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रही हूँ, वॉइस आ रही है, केन, बीना, धसान, केन, और कौन कौन सी है, जामनी, यहाँ पर लिख देती हूँ, जामनी, बीना, धसान, केन, जामनी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इनमें से कोई भी नदी अगर मैं लिखा है तो ये नहीं कि इस नदी को भूल जाए, सिर्फ एक दो सहायक नदियाँ पूरी याद रखिएगा, कौन सी नदी कहाँ से आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी सहायक नदियाँ लिख ली, बेतवा नदी की बीना, यहाँ सागर जिले से आती है, ये बीना यहाँ पर मिल जाती है, धसान, जामनी, केन, ये सारी जो है बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इतना हो गया कॉन्सेप्ट, कोई डाउट। आप लोग को पता है कि यमुना नदी मिल जाती है, तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है हमारी, कौन सी नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी, ठीक है। हम बेतवा नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो बेतवा नदी का अन्य नाम जाना, शिव की पुत्री, बेतवती, बेस, विंध्याटवी, सहायक नदी है बीना, धसान, जामनी और केन, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको जब मैं कोई सागर या बांध या जलप्रपात कराऊं तब आप लोग उसको रेड पेन से भी लिखा करिए, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए जो हमारा विदिशा जिला है, विदिशा जिला, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये रायसेन के थोड़ा ऊपर पे, भोपाल के थोड़ा ऊपर पे विदिशा जिला है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। विदिशा जिला पे, मध्य प्रदेश में विदिशा जिले पे बेतवा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है सम्राट अशोक सागर बांध, सम्राट अशोक सागर बांध, सम्राट अशोक सागर बांध। ये किस नदी पर बना हुआ है, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बांध वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, जो अच्छे बांध होते हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। तो विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर बांध बना हुआ है, कहाँ पर, हमारे बेतवा नदी में, बेतवा नदी में मध्य प्रदेश में विदिशा जिला, यहाँ पर विदिशा जिले में एक बांध बना है सम्राट अशोक सागर। विदिशा जिले का आप लोग को डायरेक्शन पता है, ऐसे उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पर यूपी में। एक बात और याद रखिएगा, जैसे हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था, तो चंबल नदी जो है मैंने बताया था ना, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। प्राकृतिक सीमा क्या हो गई, एक बॉर्डर का निर्माण, मतलब वो नदी है तो इस पार पे आपका राजस्थान है और इस पार पे आपका मध्य प्रदेश है ना। तो उस चंबल नदी, अगर मैं बोलूँगी चंबल नदी, अगर पिछला वीडियो आप देखेंगे, अगर मेरा प्रश्न रहेगा कि चंबल नदी इनमें से किस राज्य से प्राकृतिक सीमा बनाती है, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश गुजरात, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, तो आपको नहीं पता होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में, पुराने वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक प्राकृतिक सीमा, एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है, यानी कि चंबल नदी जो है हमारे राजस्थान में प्रवाहित हो रही है, मध्य प्रदेश में भी। उसी तरह से बेतवा नदी, हमारी जो बेतवा नदी है, बेतवती नदी है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एक प्राकृतिक सीमा बॉर्डर बनाती है। कौन सी, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश कहाँ प्रवाहित हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, ये यूपी है, यूपी में यहाँ से आपकी गुजर, यहाँ से जाती है, ये ओरछा झांसी, इधर पे अपना पूरा प्रवाहित होती जाती है। कोई डाउट, हमीरपुर पर जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। अगर मैं पूछूंगी, आपसे प्रश्न करूंगी कि इनमें से कौन सी नदी है जो आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीमा बनाती है, वो कौन सी नदी है, वो बेतवा नदी है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी, ठीक है। चलिए, तो हमने बांध के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो बांध के बारे में जान रहे थे। जो बेतवा नदी पर एक बांध बना है सम्राट अशोक सागर बांध, ये विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी में विदिशा जिले पर स्थित है सम्राट अशोक सागर बांध। नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट हो गया। आप देखिए, ये जो यहाँ पर ललितपुर जिला है, यहाँ पर ललितपुर जिला है, यूपी में, कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है। ललितपुर जिले के पास, ललितपुर जिला नोट नहीं करना, ललितपुर जिले के पास बेतवा नदी में बांध बने हुए हैं। वो कौन से बांध है, यूपी के सहयोग से बना तो बांध बेतवा नदी पर ही है, पर कहाँ पर स्थित है वो बांध, उत्तर प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश की नदी है, हमारे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारी बेतवा नदी में बनी है, तो हम और भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बना हुआ बांध कौन सा है, माता टीला बांध, माता टीला बांध, ये लिखा हुआ है माता टीला। इसी बांध को हम ये उत्तर प्रदेश के सहयोग से बना हुआ है। इसी बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध,
इसी बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध या फिर राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। इसके ये 3 नाम हो गए। ये कहाँ पर बना हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के यूपी के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश यूपी के, एक सेकेंड, ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये यूपी दिख रहा है आप लोग को। यूपी पे एक ललितपुर जिला है, उत्तर प्रदेश में एक ललितपुर जिला है, वहां पर बना हुआ बांध है। कौन कौन से बांध है? ये देखिए, ये 3 बांध है। इसी बांध, ये 3 बांध मतलब माता टीला बांध कहते हैं इसे, या रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं, या फिर राजघाट बांध। ये तीनों एक ही बांध का नाम है ना। अगर आ गया प्रश्न आपके पेपर में, प्रश्न अगर आ गया कि इनमें से कौन सी, किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, या माता टीला बांध स्थित है, या राजघाट बांध, इनमें से किस नदी पर बना हुआ है या किस राज्य में स्थित है? तो बना हुआ बेतवा नदी में है और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश यूपी में ललितपुर जिले पर माता टीला, इसी का नाम है, बेतवा नदी पे बना हुआ बांध है माता टीला बांध। एक ही नाम है, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध, ये तीनों अन्य नाम है इसके, मतलब बांध एक ही है, नाम है इसके। माता टीला बांध कह सकते हैं, राजघाट बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने बेतवा नदी की लंबाई जानी। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे लिख दो 480 किलोमीटर। टोटल लंबाई बेतवा नदी की 480 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर, जो हमारा मध्य प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पर 380 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये रायसेन के कुमरा गांव से निकल करके उत्तर प्रदेश में हमीरपुर स्थान पर यमुना नदी में समाहित, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये विदिशा, अशोकनगर, सागर, गुना, टीकमगढ़, झांसी, ओरछा सारे स्थानों से ऐसे प्रभावित होते हुए जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ही इस पर बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के सहयोग से बना हुआ बांध है माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध या फिर राजघाट बांध। और एक विदिशा जिले में बना हुआ बांध है सम्राट अशोक सागर बांध। ठीक है, विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर बांध है। अब हम जाने, एक जलप्रपात है बेतवा नदी पर, बहुत बार आप लोग के परीक्षा में आ चुका है। एक जलप्रपात भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात या भालकुंडा जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर ही, बेतवा और बीना 2 नदियां हैं। बेतवा यहाँ से निकलती है ना सागर जिले से, तो ये सागर पर, सागर जिले में यहाँ पे नीचे सागर जिले में कौन सी जलप्रपात है? भालकुंड जलप्रपात। ये लिख देती हूँ मैं, देख लीजिए, भालकुंड जलप्रपात। बीना, क्योंकि बीना किसकी सहायक नदी है? बीना, या ऑप्शन में बेतवा आया तो बेतवा। बीना किसकी सहायक नदी है? बीना हमारे बेतवा नदी की सहायक नदी है। लिखा है आप लोगों ने बीना। बीना कहाँ से निकलती है? सागर से ऐसे निकलती है, यहाँ ऐसे, यहीं से ऐसे आते हुए इसमें बेतवा नदी में मिल जाती है। तो जो बेतवा नदी है, हमने बताया कि बेतवा नदी बुंदेलखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही जरूरी नदी है। बेतवा नदी को हम मध्य प्रदेश से गंगा कहते हैं। ये फैक्ट नोट कर लिया, मध्य प्रदेश से गंगा कहा जाता है। और सागर में एक जलप्रपात है भालकुंड जलप्रपात, बीना और इस पे बेतवा नदी पे भालकुंड जलप्रपात, नोट कर लिया, भालकुंड। और विदिशा में एक बांध है बेतवा नदी में, सम्राट अशोक सागर बांध। ये जितना भी मैं बता रही हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी न किसी पेपर में ये जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप सारी नदियों का जितना मैं बांध बता रही हूँ, जितने भी जलप्रपात बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज उन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो लगभग हमारा बेतवा नदी जो है एक कंप्लीट हो चुका है। बेतवा नदी की सहायक नदियां लिख दी, बीना, जामनी, धसान, केन, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। हमने अन्य नाम जाना, शिव की पुत्री, बेतवती, बेस, विंध्यावती। आपने ये भी जाना कि बेतवा बहुत प्रदूषित नदी है और कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ जाती है, कौन से बांध है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, हाँ, एक जलग्रहण क्षमता मैंने बताया ना, जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 43,895 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 30,217 वर्ग किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र मैंने बताया ना, जलग्रहण क्षेत्र, ये ऐसे जितना भी इसका क्षेत्र है, कितना एरिया कवर करती है, तो जलग्रहण जो क्षेत्र है वो है 43,895 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 30,217 वर्ग किलोमीटर। इतना नोट कर लिया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हो।
आपको मैंने बताया कि कहाँ से निकलती है, रायसेन जिले के, ये रायसेन जिला भोपाल के जस्ट थोड़ा सा नीचे मैप में देखिए आप लोग, वहाँ पर कुमरे गांव से निकलती, ये रायसेन जिला है। यहाँ से ऐसे निकली, ये ऐसे प्रवाहित होते हुए आपके ये सागर को, बिरसा जिले को ऐसे प्रवाहित होते हुए इधर पे अशोकनगर पे, गुना पे, टीकमगढ़ से यूपी साइड निकल जाती है। यूपी साइड यहाँ ललितपुर जिले पे ये पूरा आगे बढ़ती जाती है ना। तो ललितपुर जिले में कुछ मध्य प्रदेश के, यूपी के सहयोग से बना हुआ बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध। अब देखिए, जब दो, ये याद रखिएगा, जब दो राज्यों के सहयोग से कोई बांध बनता है तो उसमें जो बिजली उत्पादन होती है, उसकी जो चीजें होती हैं, मतलब उसके जो बेनिफिट होते हैं, पानी होता है, वो दोनों राज्यों में बंटवारा होता है। हाँ, पर जहाँ ज्यादा प्रभावित हो रही है, जहाँ से उद्गम हुआ है, वो उन राज्यों, उन स्टेटों को ज्यादा मिलता है, ये बात सत्य है। पर अगर इसमें बांध है तो बिजली बनती होगी तो वो दोनों राज्यों को मिलेगी, दोनों स्टेटों को मिलेगी, इसलिए हम उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए, इतना कॉन्सेप्ट मैं आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट नदी, एक और भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी नदी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना अब इस हो गया ना, अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम एक और अन्य नदी पढ़ेंगे। वो अन्य नदी कौन सी है, चलिए देखते हैं। चलिए, वो अन्य नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसको इरेज करके सोन नदी पे बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाइए प्लीज, इससे तो आप लोग का बहुत अच्छा नोट्स बनेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज अपने नोट्स बनाइए। अगर कहीं कुछ छूट गया, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देखिए प्लीज। एक सेकेंड, कौन सी नदी हम पढ़ रहे हैं, सोन नदी, दिख रहा है, सोन नदी। एक सेकेंड, चलिए हम लोग सोन नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो चलिए हम फिर एक बार मैप बना लेते हैं जल्दी से, इरेज हो गया मैप में। तो बहुत आप लोग भी मेरे साथ बनाए तो आप लोग को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ये बोला है कि आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो पहले मैप बनाना से, मैपिंग से करेंगे तो हमें बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और हमें भूलेगा नहीं। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम अपना मैप, फिर हम जानते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी की क्या क्या स्पेशलिस्ट है, क्या क्या खासियत है, तो जल्दी से बना लेते हैं समझने के लिए। चलिए आप लोग भी मेरे साथ बनाइए जल्दी से। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। चलिए तो फिर ये लगभग आपको समझने के लिए मैंने मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है। कुछ अच्छा नहीं बना है, पर चलिए आपके समझने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो सोन नदी आप लोगों को पता होगा कि सोन नदी जो है कि वो कहाँ से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने से पहले सोन नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। सोन नदी क्योंकि ये एक लगभग एक बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। और यहाँ पर जो घड़ियाल है ना, इसमें विशेष प्रकार की कछुआ प्रजाति पाई जाती है। और जो घड़ियाल होते हैं ना, उनका संरक्षण भी हमारे सोन नदी में किया गया है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, आप लोग को पता होगा, घड़ियाल एक मगरमच्छ जैसा जानवर होता है। तो जो हमारा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है वो सोन नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो नाम से आप लोगों को पता चल रहा है। तो चलिए फिर सोन नदी पढ़ते हैं। तो सोन नदी की कुल लंबाई जो है, हम सोन नदी की कुल लंबाई के बारे में जानेंगे। तो ये 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर। एक सेकेंड, ये स्केल नहीं चल रहा है। 780 किलोमीटर। हम किस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सोन नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोन नदी के बारे में। ठीक, तो अब हम जानेंगे सोन नदी के उद्गम के बारे में, सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर अनूपपुर, आप लोग को पता है कि यहाँ पर थोड़ा नीचे पे, शहडोल के नीचे पे अनूपपुर जिला होगा। अनूपपुर, जहाँ से हमारी एक और नदी निकली है, एक और नदी का उद्गम है। बताइए जल्दी से, कहाँ कि अनूपपुर जिले से एक अमरकंटक पहाड़ियों से एक कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोगों ने
अनूपपुर जो हमारा अनूपपुर जिला है, यहाँ से निकलती है हमारी सोन नदी और ये लगभग शहडोल, सीधी, सिगरौली, ये लगभग शहडोल, सीधी, सिगरौली ऐसे प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर स्थान पता है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में यहाँ से मिर्जापुर एक जगह है, यहाँ पर मिर्जापुर आ जाएगा। लगभग यहाँ पर जाती है यूपी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया और फिर इधर पे आप लोग को यूपी में प्रवाहित होगी और फिर ये यहाँ पर बिहार में इधर पे बिहार में मुड़ जाएगी। कहाँ पर? बिहार में पटना है, आप लोग को पता है ना, बिहार की राजधानी में पटना है, तो बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका डायरेक्शन, अब आप लोग को डायरेक्शन मैं बता रही हूँ, तो डायरेक्शन देखिए कैसे जाती है। पहले हम सोन नदी के बारे, ये अनूपपुर जिला है ना, यहाँ से निकली है अमरकंटक वाले पहाड़ी से, यहाँ से निकली है और लगभग यहाँ से प्रवाहित होती है, ये शहडोल को गई, सीधी को गई, सिगरौली को गई, सिगरौली से ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आप लोग को पता है कि सिगरौली जो है सबसे लास्ट पूर्वी जिला है हमारा मध्य प्रदेश का, तो लगभग सिगरौली में से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई, उत्तर प्रदेश की सीमा को चली गई, तो ये मिर्जापुर से जाते ये यूपी पूरा जाते फिर यहाँ पर जाकर के ये बिहार से मुड़ जाती है और बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना याद होगा आप लोग को, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, बिहार पटना के पास एक दानापुर, स्थान कौन सा है? दानापुर, स्थान कौन सा है? पटना में एक स्थान है दानापुर, वहां पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। पटना में एक स्थान है दानापुर में जाकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी हम पढ़ रहे हैं? सोन नदी के बारे में। कौन सी नदी ऐसे ये डायरेक्शन ऐसे बना रही है? सोन नदी। ठीक है, यहाँ पर देखो सोन नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अब देखिए, हमने लंबाई जानी सोन नदी कितनी है? 480 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई इसकी? तो 509 किलोमीटर, 509 किलोमीटर एमपी में है हमारे मध्य प्रदेश में। जो अगर आ गया सोन नदी की टोटल लेंथ, टोटल कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 509 किलोमीटर है। और इसका डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं, उसकी दिशा जो है अनूपपुर, ये अनूपपुर नीचे पे आपके शहडोल के नीचे है, ये ऐसे गई सीधी सिगरौली, फिर इधर यूपी में प्रवेश कर गई, फिर यूपी से यहाँ से मुड़ करके आप कहाँ चली गई? बिहार में दानापुर स्थान पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इतना कंफर्म हुआ? चलिए, अब हम जानेंगे सोन नदी के अन्य नाम। सोन नदी के और कौन कौन से नाम है? तो सोन नदी के अन्य नाम नोट कीजिए। हिरणावाय, अगर कहीं पर आ गया आपने पेपर में अगर कहीं पर आ गया हिरणवाय, यहाँ पर लिखो, दिख रहा है ना? कोई डाउट? अन्य नाम हम पढ़ रहे हैं सोन नदी के बारे में। हमने अभी बेतवा नदी पढ़ा, बेतवा नदी हमने जाना कि कहाँ से निकली, कहाँ समाहित हुई। हम नर्मदा चंबल पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। मैं आपको बार बार नदियाँ पढ़ाने से पहले मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप लोग नदी ना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि नदी, आप लोग को पता है कि हर पेपर में नदी का एक प्रश्न आना ही आना है। तो आप लोग के लिए ये सब चीज़ें ना सॉलिड नंबर हो जाती हैं। सॉलिड नंबर मतलब कि अगर आप इन्हें पढ़ लोगे, एक बार डिटेल से कर लोगे, मतलब आपके 1, 2, 3 नंबर्स कंफर्म हो जाते हैं ना। जरूरी नहीं कि एक ही प्रश्न आए, बहुत 2-3 प्रश्न तो हमने मोस्टली देखे हैं हर पेपर में। तो ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं पर आ जाए तो चलिए फिर आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो अगर कहीं पर सोन नदी में आ गया हिरणवार, सोन नदी ना लिखकर हिरणवार, अगर कहीं आप लोग देखोगे हिरणवार, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये किस नदी का अन्य नाम है, दूसरा नाम है। तो सोन नदी, नंद, ये अगर आ गया आपके पेपर में कि नंद, इनमें से किस नदी का नाम नंद है? स्वर्ण, अगर स्वर्ण नदी तो आप लोग को पता ही है कि स्वर्ण, अगर कहते हैं कि इनमें इस नदी पर कहीं कहीं सोने, इस रेत में सोने जैसे चमकता है और सोने के टुकड़े पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को सोन नदी या स्वर्ण नदी कहते हैं। सोनपत्री, अगर कहीं पर सोनपत्री आ गया, नंद सोनपत्री आ गया, तो ये किस नदी का अन्य नाम है? ये हमारी सोन नदी का अन्य नाम है या सोन नदी का दूसरा नाम है। ठीक है, आप लोगों ने लिखा हिरणवाय, नंद, सोनपत्री, स्वर्णरेखा या श्रवण। अगर श्रवण आ गया,
सोनभद्र आ गया, हाँ सोनभद्र। अगर कहीं पर सोनभद्र, ठीक है, अगर कहीं पर सोनभद्र आ गया तो ये भी हिरणवास, नंद, सोनपट्टी, सोनभद्र, ये सारे हम जो हमारे हैं सोन नदी के इम्पोर्टेंट अन्य नाम है या दूसरे नाम है। ठीक है, इतना हो गया। एक और नाम है, एक बहुत ही अच्छा नाम है, सुभागित। अगर आ गया इनमें से किस नदी का नाम सुभागित है, ये सुभागित, तो ये किस नदी का दूसरा नाम है, अन्य नाम है सुभागित, सोन नदी का। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है सोन नदी की, 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, 509 किलोमीटर मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है। फिर आप लोग को अब ये तो पता चल गया कि जो हमारी सोन नदी है तीन राज्यों को टच करती है। कौन कौन से, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सोन नदी किन 3 राज्यों की सीमा को टच करती है, किन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सोन नदी किन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। चलिए, तो आप लोग को देखकर समझ में आ रहा होगा कि सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों की सीमा को टच कर रही है, 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। इतना हो गया। अब हम जानेंगे सहायक नदी किसकी, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है, तो नोट कीजिए। सहायक नदी, तो इसमें इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जोहिला भी यहीं से निकलती है, लगभग पूर्व से पश्चिम ऐसे सांप के आकार की आकृति बनाती है। जब मैं जोहिला नदी कराऊंगी तो अब प्रश्न बहुत बड़ा है कि इनमें से कौन सी नदी सांप के आकार की आकृति बनाती है, तो जोहिला नदी ऐसे प्रवाहित होती है और फिर सोन में मिल जाती है। तो सोन की प्रमुख सहायक नदी जोहिला, नोट कर लीजिए। जब मैं जोहिला पढ़ाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी। जोहिला, रिहन, ये सब क्या बता रही हूँ मैं, ये सब सोन की सहायक नदी है कि इन सोन नदी में आकर के और कौन कौन सी नदियां मिल जाती है। तो लिखिए, गोपद, जोहिला, रिहन, गोपद, जल्दी से नोट कर लीजिए। घग्गर, उत्तरी कोयल, जो उत्तरी कोयल एक नदी है घग्गर, ये घग्गर भी सोन में आकर के सोन की सहायक नदी है। और कौन सी मैंने बताई, उत्तरी कोयल या कोकिला, कहीं पे कोकिला या उत्तरी कोयल ही आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर उत्तरी कोयल लिखा है तो वो भी सोन नदी की सहायक नदी है। घग्गर भी है। जोहिला, अगर जोहिला लिखा है, जोहिला का मैंने बताया कि इनमें मोस्टली प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सांप के आकार की आकृति बनाती है, तो जोहिला नदी है, लगभग ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे यहीं से निकली और फिर ऐसे इसमें मिल जाती है। ठीक है, और रिहंद हो गई, घग्गर हो गई, कन्हार, एक है कन्हार भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दो कन्हार। देखिए, तो हमने ये जाना, तो हमने जाना कि जोहिला, घग्गर, कन्हार, रिहंद, गोपद, उत्तरी कोयल, ये सारी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी में आकर के सारी मिल जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अन्य नाम जाना, हिरणवाय, नंद, सोनपट्टी, रेवा, स्वर्णरेखा, सोनभद्र, ये सारी जो है सुभागित और सोनभद्र भी है। सोनभद्र और सोनभद्र एक ही नाम है, तो डाउट कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारी सोन नदी की अन्य नाम हो गए सहायक नदियां जाना। अब हम जानेंगे सोन नदी में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को पता है कि सोन नदी में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है और यहाँ पर सोन नदी में विशेष प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मतलब किस जीव को यहाँ संरक्षित किया गया है, तो घड़ियाल को लिख लीजिएगा। घड़ियाल जो जानवर होता है ऐसे लंबा सा मुंह होता है, मगरमच्छ जैसा ही होता है, तो घड़ियाल को संरक्षित किया गया है सोन नदी में। घड़ियाल संरक्षित किया गया है, नोट कर सकते हैं, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, किया गया है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। विशेष प्रकार के कछुए, विशेष प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। विशेष प्रजाति के कछुए, जो हमारे कछुआ होता है ना, बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं कछुए, तो विशेष प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य हमारे सोन नदी पर स्थित है। नोट हो गया। इसका आपने डायरेक्शन जान लिया, उत्तर पूर्व दिशा में ये भी प्रवाहित हो रही है, ऐसे कहाँ से
उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है सोन नदी। और आप लोग ये जानिएगा कि हाँ, सोन नदी पर एक शहडोल में, शहडोल जगह है ना, शहडोल आपका जिला मध्य प्रदेश में, तो शहडोल में एक बांध बनाया गया है। वो बांध है बाण सागर बांध, और बाण सागर बांध 3 राज्यों के सहयोग से बनाया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ है बाण सागर बांध? मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से पूछा था। शहडोल में बाण सागर बांध, बाण सागर नाम है बांध का, बाण सागर बांध। ये 3 राज्यों की परियोजना है, 3 राज्यों से संचालित हो रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार राज्य 3 राज्यों की योजनाएं चल रही है, और इसमें लगभग 45 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। 45 इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सॉरी 45 नहीं, 435, 445 या 435 किसकी? इसकी बाण सागर बांध की हम बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो 435 है। तो नोट कर लीजिएगा, 435 के लगभग इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी है? 435, 435 मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है। और ये 3 राज्यों की योजना चल रही है, बिहार प्लस यूपी प्लस एमपी। ठीक है, आपके शहडोल में बाण सागर बांध बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना नोट हो गया। बिजली उत्पादन कितनी होती है? बिजली उत्पादन 435 में, लिख दूं यहाँ पे, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या? 435, 435 मेगावाट, 435 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है बाण सागर बांध की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाण सागर बांध 3 राज्यों के सहयोग से संचालन हो रहा है। और सोन नदी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि सोन नदी जो है 3 राज्यों की सीमा को टच करी, मतलब 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। तो सोन नदी में प्रश्न पहला, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप लोग कि सोन नदी इनमें से किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। क्योंकि 3 राज्य हैं, तो ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर बिहार, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, या दूसरा अन्य कोई दे दिया। तो आप लोग एक गलत दे देगा और 3 सही दे देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन राज्यों में प्रवाहित हो रही है। या दे सकते हैं कि इनमें से किन राज्यों में, जो मैं आपसे बता रही हूँ, तो आप प्रश्न ऐसे बने कि इनमें से किन राज्यों में प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो हो ही रही है। एक गलत ऑप्शन जो भी दे दिया, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब 3 राज्य सही आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोग, बहुत लोगों को पता होता है कि नहीं यूपी बस प्रवाहित होती है, बहुत लोगों को पता होता है बिहार, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप लोग को पता चल गया ये सोन नदी के बारे में। सोन नदी का लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अन्य नाम जान लिए, सहायक नदियाँ जान ली। इसमें कौन सा सोन घड़ियाल संरक्षण है? सोन घड़ियाल अभयारण्य, घड़ियाल जीव को संरक्षित किया गया है सोन नदी में। तो सोन घड़ियाल अभयारण्य भी है इसमें, इस नदी पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कौन से विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो विशेष प्रजाति के कछुए, जो कछुए हैं वो सोन नदी में विशेष प्रकार की प्रजाति के पाए जाते हैं। और आपने अन्य नाम, सहायक नदी, टोटल लेंथ जो है 780 किलोमीटर है, और हमारे मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर है। और कोई डाउट? एनी डाउट? और कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया हो? ये उत्तरी कोयल, घग्गर, कन्हा आदि, हन, गोपल, जोहिला, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। और सोन नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? गंगा या यमुना? जल्दी से कमेंट करके बताइए, गंगा या यमुना, किस नदी में जाकर मिलती है सोन नदी? जी, सोन नदी जो है हमारी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम एक बहुत ही अच्छे नए नदियाँ निकाल के लाएंगे, मतलब और नदियाँ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश में, आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में और नदियाँ पढ़ेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ अच्छे फैक्ट देखेंगे। अब आप लोगों को मैं इतना ही, हाँ मैं टेस्ट भी लूँगी बच्चों का, तो आप लोग प्लीज़ इन जितना भी मैं करा रही हूँ नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए। और फिर आगे लोग देखिए, आप लोग को पता कैसे चलेगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब आप लोग MCQ लगाएंगे, जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग MP को उठा के देखेंगे, तब आप लोग को इन सब चीज़ों की, या जो मैं टॉपिक करा रही हूँ उसकी, वो कितने महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए, आप लोग को समझ में आएंगे। तो आप लोग MP का कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, फिर आप लोग देखेंगे कि इनमें से आप लोग को बहुत सारे आंसर बन जाएंगे। जिन्होंने ईमानदारी से मेरे साथ क्लासेस की हैं,
तो उनको देखिएगा। आप लोग को कोई भी नदी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आया होगा, ये जितने भी टॉपिक हो गए तो आप लोग को बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।